नमस्कार बच्चों, हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं के कृतिका भाग 1 के अंतर्गत जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित पाठ रीढ़ की हड्डी पर आधारित है। इस वीडियो में हम पाठ के सार एवं पाठ के प्रश्नोत्तर जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ के सार। एकांकी रीढ़ की हड्डी के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर जी हिंदी के प्रसिद्ध एकांकीकार रहे। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने स्त्रियों के प्रति समाज में व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किया है। एकांकी के कथानक के अनुसार बाबू गोपाल प्रसाद और उनका पुत्र शंकर रामस्वरूप की पुत्री उमा को विवाह हेतु देखने के लिए आ रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारी जोर शोर से चल रही है। उमा की माँ प्रेमा रामस्वरूप को उलाहना देती है कि तुमने उमा को पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा लिया है। इससे तो अच्छा हमारा ज़माना था, जब लड़कियां कम पढ़ी लिखी हुआ करती थी और शादी में कोई परेशानी नहीं होती थी। रामस्वरूप जी प्रेमा से कहते हैं कि गोपाल प्रसाद को उमा के BA पास होने के विषय में पता न चले, उन्हें केवल मैट्रिक पास ही बताना है। गोपाल प्रसाद दकियानूसी विचार वाले हैं। उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। उनकी विचारधारा के अनुसार लड़कियां घर के कार्य हेतु और लड़के बाहर के कार्य हेतु होते हैं। नियत समय पर गोपाल प्रसाद और शंकर रामस्वरूप के घर पहुंचते हैं। विनम्रतापूर्वक उनका आदर सत्कार करते हुए दोनों में विभिन्न प्रकार की बातें होती है। गोपाल प्रसाद लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के एकदम खिलाफ है और शादी से पहले लड़की को अच्छी तरह जांचना परखना चाहते हैं, परंतु उमा के सब्र का बांध टूट जाता है और जब सबका विरोध करते हुए अपनी सच्चाई सबके सम्मुख प्रकट कर देती है। वह बताती है कि वो BA पास है, साथ यह भी आपका लड़का चरित्रहीन है। घर जाकर पता कर लीजिए कि आपके बेटे की बैकबोन है भी या नहीं। अब प्रश्नोत्तर जाने। पहला प्रश्न है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? उत्तर, बीते हुए समय को ज़्यादा अच्छा बताना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप भी हमारा ज़माना था कहकर अपने समय को अधिक अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। वास्तव में उनकी तुलना को तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संभव है कुछ बातें तत्कालीन समाज की परिस्थितियों में खरी उतरने के कारण अच्छी रही होगी, पर बदलते समय में भी वह उपयुक्त हो आवश्यक तो नहीं। हर समाज की आवश्यकताएं समय अनुसार बदलती रहती है, अतः उनके द्वारा की गई तुलना तर्कसंगत नहीं कही जा सकती। दूसरा प्रश्न है, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए यह बात छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? उत्तर, उमा के पिता रामस्वरूप आधुनिक विचारों वाले और नारी शिक्षा के समर्थक है। वे अपनी पुत्री उमा को BA तक शिक्षा दिलवाने के लिए उनके विवाह होने योग्य जो वर की तलाश में निकले हैं, तब यही शिक्षा तक राह करोड़ा बन जाती है। पेशे से वकील और समाज में उठने बैठने वाले गोपाल प्रसाद और BSc कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला उनका बेटा शंकर दोनों ही कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं। अपनी बेटी की शादी के लिए रामस्वरूप उमा के पढ़ी लिखी होने की बात को गोपाल प्रसाद से छिपा जाते हैं। उनके आचार का विरोधाभास उनकी व्यवस्था को प्रकट करता है कि आधुनिक समाज का सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा है। अब बच्चों अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, यह उचित क्यों नहीं? उत्तर, रामस्वरूप जी चाहते हैं कि उमा सच संवर कर लड़के वालों के सामने जाए, अपनी उच्च शिक्षा को छिपाकर स्वयं को मैट्रिक पास बताए तथा वैसा ही आचरण करे जैसे लड़के वाले चाहते हैं, परंतु उमा से इस व्यवहार की अपेक्षा किया जाना पूरी तरह अनुचित है, क्योंकि आज समाज में लड़के लड़की की समानता का दर्जा प्राप्त है। लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है। यह कोई वस्तु या जानवर नहीं, उनकी भी अपनी इच्छा अथवा अधिकार है। अपने जीवन साथी के विषय में जानने का उन्हें पूरा हक है। उनकी रुचियों पसंद नापसंद का भी सम्मान किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छुपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। उत्तर, आधुनिक विचारों के पक्षधर
और शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखने वाले रामस्वरूप अपनी बेटी को उचित शिक्षा दिलवाते हैं। उन्हें लगता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर बेटी का विवाह अत्यंत आसानी से हो जाएगा, परंतु उमा की उच्च शिक्षा ही उसके विवाह में बाधक बन गई। दूसरी तरफ गोपाल प्रसाद वकील होकर भी रूढ़िवादी विचारों वाले व्यक्ति हैं। वे उच्च शिक्षित लड़की को घर के लिए उपयुक्त नहीं मानते। उनके अनुसार शादी विवाह एक बिजनेस है तथा ऊंची हैसियत वालों की कम पढ़ी लिखी बेटी से अपने बेटे का विवाह कर अधिक दहेज पाया जा सकता है। मेरी समझ में दोनों ही अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद की सोच उन्हें अपराधी बनाती है। हालांकि रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की अपेक्षा कम अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों से विवश होकर झूठ बोला था, परंतु झूठ बोलना भी अपराध है। अगला प्रश्न है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं के माध्यम से उमा शंकर की शारीरिक एवं चारित्रिक कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। गोपाल प्रसाद उमा की शिक्षा, उसके गुण, चाल ढाल, खूबसूरती के विषय में अच्छी तरह जांचना परखना चाहते हैं, परंतु अपने बेटे के बारे में तनिक भी ध्यान नहीं देते। वह झुक कर चलता है, उसकी शारीरिक बनावट भी अच्छी नहीं है, यहाँ तक कि उसका चरित्र भी बहुत अच्छा नहीं है। उसे लड़कियों के छात्रावास में चक्कर लगाते हुए पकड़ा जा चुका है, उसमें आत्मविश्वास की भी कमी है। गोपाल प्रसाद मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे अपने बेटे को अधिक होशियार समझते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्ति की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। निसंदेह समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। उमा एक चरित्रवान शिक्षित लड़की है। उसके पिता रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से उमा की शिक्षा की बात छुपा जाते हैं, परंतु गोपाल प्रसाद के पूछने पर वह अपनी शिक्षा के विषय में दृढ़तापूर्वक सही उत्तर देती है। इसके विपरीत शंकर स्वयं तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा, परंतु वह नहीं चाहता कि उसकी पत्नी भी उच्च शिक्षा प्राप्त हो। उसकी यह सोच उसकी तुच्छ मानसिकता की परिचायक है। अतः समाज को शंकर जैसे व्यक्तित्व की जरूरत नहीं है। शंकर जैसे व्यक्तित्व से हमें न तो अच्छे समाज उपयोगी स्वस्थ विचारधारा वाले नागरिक मिलेंगे और न ही इनसे समाज और राष्ट्र की उन्नति में योगदान ही अपेक्षा की जा सकती है। वास्तव में समाज को उमा जैसे साहसी, स्पष्टवादी और तथा उच्च चरित्र वाले व्यक्तित्व की ही आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से लेखक स्त्रियों के प्रति समाज में व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता को उभारते हैं। उनके अनुसार जिस प्रकार रीढ़ मानव शरीर में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, ठीक उसी प्रकार समाज में नारी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। रीढ़ के अभाव में व्यक्ति सीधा खड़ा नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार समाज में नारी को उचित स्थान प्राप्त न हो पाना समाज को कमज़ोर बनाता है। दूसरी तरफ शारीरिक बनावट के आधार पर बात करें तो शंकर की कमर झुकी हुई है। साथ ही शंकर के चरित्र की कमजोरी को भी रीढ़ की हड्डी न होने की बात कहकर उभारा गया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक सार्थक है। अगला प्रश्न, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? कथानक के अनुसार भाग में उपस्थित नजर आने वाले पात्र रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद में से कोई भी अपने चरित्र या गुणों के माध्यम से अनुकरणीय नहीं है। शंकर भी दोहरे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता नजर आता है। एकमात्र उमा अपने चरित्र, साहस और दृढ़ व्यक्तित्व से प्रभावित करती है। वह समाज में अपनी और अन्य नारियों की सम्मानजनक स्थिति के लिए चिंतित नजर आती है। अतः एकांकी के कम अंश में उपस्थित होने पर भी वही एकांकी के मुख्य पात्र हैं। अगला प्रश्न है, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उत्तर, एकांकी में रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद दोनों ही प्रमुख पुरुष पात्र हैं। एकांकी के अधिकांश भाग में दोनों उपस्थित है। इनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। रामस्वरूप ये एकांकी के प्रमुख पुरुष पात्र हैं।
आधुनिक विचारों को महत्व देने वाले तथा स्त्रियों हित उच्च शिक्षा के समर्थक हैं और अपनी पुत्री उमा को बीए तक पढ़ाते हैं। पुत्री के विवाह के लिए अच्छे घर और वर की चिंता उन्हें पुत्री की उच्च शिक्षा को छिपाने के लिए बाध्य करती है। अंततः वे झूठ का सहारा लेते हुए उमा को मैट्रिक पास बताकर उनका विवाह करना चाहते हैं। गोपाल प्रसाद यह अत्यंत लालची और रूढ़िवादी विचारों के समर्थक हैं। यूँ तो स्वयं पढ़े लिखे और पेशे से वकील हैं, पर शिक्षा के मामले में दोहरी राय रखते हैं। उनके अनुसार उस शिक्षा पर लड़कों का अधिकार है, लड़कियों के लिए वे कम शिक्षा के पक्षधर है। शादी जैसे पवित्र बंधन को भी वे बिजनेस मानते हैं और दहेज के लालच में अपने मेडिकल की पढ़ाई कर रहे लड़के का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, इस कहानी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। उत्तर, रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का उद्देश्य समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता का प्रहार करना है। स्त्रियों के प्रति किए जाने वाले अनुचित और सम्मानजनक व्यवहार एवं शोषण को उजागर करते हुए समाज के उन लोगों को बेनकाब करना है जो शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखते हुए नारी के विकास में बाधक बनते हैं। अगला प्रश्न है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। उत्तर, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला, लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलवाकर आत्मनिर्भर बनाना, नारी को सशक्त और साहसी बनाकर ताकि वे आत्मरक्षा कर सकें। समाज में महिलाओं को उचित सम्मान देकर एवं दूसरों को भी इस हेतु प्रोत्साहित कर, स्त्री को अपमानित करने वाले को दंडित एवं हतोत्साहित कर, महान एवं विदुषी स्त्रियों के उदाहरणों द्वारा स्त्रियों का महिमा मंडन कर। अब पाठ के कुछ अन्य प्रश्न। लड़की कितनी भी सुंदर क्यों न हो, बिना टिप टिम टाँग के कौन पूछता है। कथन समाज के लोगों को किस मानसिकता को दर्शाता है। उत्तर, प्रश्नोक्त कथन समाज की रूढ़िवादी और बीमार मानसिकता का परिचायक है। केवल सौंदर्य के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, परंतु रूढ़िवादी लोग लड़कियों के रूप सौंदर्य से प्रभावित हों, उसके आंतरिक गुणों का अनदेखा करते हैं, उसे एक सजावटी सामान की भांति जांचा परखा जाता है। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक समाज में किस तरह के परिवर्तन की आशा करता है। उत्तर, रीढ़ की हड्डी के माध्यम से लेखक समाज में पुरातनपंथी पुरुषवादी मानसिकता को उखाड़ फेंकना चाहता है। इसी मानसिकता के कारण समाज में लड़कियों अर्थात नारी के साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें निकृष्ट समझा है। उनकी शिक्षा दीक्षा पालन पोषण यहाँ तक कि स्वयं के जीवन के निर्णय लेने के अधिकार में भी भेदभाव किया जाता है। सामाजिक नियम मर्यादा और प्रतिष्ठा के बंधनों में जकड़ कर उनके विकास को बाधित किया जाता है। इस पाठ में लेखक इन विसंगतियों की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट कर स्त्रियों के सतत विकास का अवसर प्रदान कर लिंग भेद की भावना से परे एक स्वस्थ समाज की रचना करना चाहता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान परिवेश में रीढ़ की हड्डी पाठ कहाँ तक प्रासंगिक है। वर्तमान परिवेश में जहाँ आज भी स्त्री शोषण का शिकार बन रही है, यह पाठ अत्यंत प्रासंगिक अनुभव होता है। पाठ में वर्णित वातावरण आज भी हमारे समाज की झलक दिखाने में सक्षम है। आज भी लड़कियों का पालन पोषण शिक्षा दीक्षा उनके जीवन की अन्य परिस्थितियों दोयम दर्जे की ही होती है। लोग वस्तु की तरह उन्हें देखते हैं, पसंद और नापसंद करते हैं और उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें किसी को भी अपनाने को मजबूर भी किया जाता है। आज 21वीं सदी में प्राचीन मानसिकता का बोझ लिए फिरना उचित नहीं कहा जा सकता। तो बच्चों, ये थे पाठ रीढ़ की हड्डी।